अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमज़ा मुश्ताक और आज हम डेटाबेस की नेक्स्ट कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डेटाबेस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को और इसके साथ फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को देखेंगे। कल हमने यानी कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेटाबेस क्या होते हैं और इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, उनकी कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था डिटेल से। आज हम डेटाबेस में नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने डेटाबेस के बारे में कल डिटेल से पढ़ा था। आज हमने डेटाबेस के बारे में कुछ नई चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटाबेसेस कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं इनकी। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है डेटाबेस एप्लीकेशंस में, दैट इज़ बैंकिंग। अब वो बैंक्स का तकरीबन सारे का सारा इन्हासार डेटाबेसेस पे है। उसमें वो जितनी भी उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि कोई बंदा कैश डिपॉजिट करवाता है या वहाँ पे पैसे विड्रॉ करवाता है, अकाउंट बनाता है, तो सारे का सारा रिकॉर्ड जो बैकएंड पे जहाँ पे वो स्टोर कर रहे हैं, डेटाबेसेस में स्टोर कर रहे हैं। तो डेटाबेसेस बैंक्स में मोस्टली यूज़ हो रही है। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है क्योंकि डेटाबेस में सारे का सारा डाटा एक ही जगह पे होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने गुजरांवाला या किसी ब्रांच से पैसे निकलवाए हैं तो उसका डाटा फ़ौरन से अपडेट हो जाएगा। और अगर लाहौर से दोबारा कोई चेक उसका कैश होगा, जबकि पहले ही उसके अकाउंट से ख़त्म हो चुके हैं पैसे गुजरांवाला में निकलवाने के बाद, तो वो फ़ौरन से पता चल जाएगा कि पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो इट मीन्स कि क्योंकि डाटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे होता है, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है डेटा को मैनेज करना, रिकॉर्ड्स को मैनेज करना। तो बैंक से इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर लें। इसके अलावा जो डेटाबेसेस हैं उनका यूज़ हम एयरलाइंस में यूज़ करते हैं मोस्टली। एयरलाइंस के अलावा तो हम बसेस की टिकट भी बुक्स करवा सकते हैं वहाँ से। इसमें यह है कि एक बंदा घर बैठे इंटरनेट के थ्रू किसी एयरलाइन कंपनी की वेबसाइट को विज़िट करता है, वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है और अपना शेड्यूल ले लेता है, जो भी उसकी फ़्लाइट का टाइम होता है, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन मैनेज हो जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डेटाबेसेस यूज़ कर रही हैं। जो स्टूडेंट्स की जितनी भी रजिस्ट्रेशन वगैरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, स्टूडेंट्स जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, और इसके अलावा उन स्टूडेंट्स के आगे कौन कौन से सेमेस्टर्स में क्या क्या ग्रेड्स हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से कोर्सेज ले रहे हैं, कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रही है, सारे का सारा रिकॉर्ड डेटाबेसेस में स्टोर कर दिया जाता है। इसके अलावा सेल्स में डेटाबेसेस का यूज़ ये है कि आप उसमें कस्टमर्स का रिकॉर्ड रख सकते हो, प्रोडक्ट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो कि कितनी चीज़ें रह गई हैं, कितनी सेल हो गई हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, किस किस डेट को ऑर्डर सप्लाई करने हैं। और इसके अलावा जो आपकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आपका नेटवर्क किस हद तक फैला हुआ है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके डेटाबेसेस में स्टोर होती है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स हमारी आजकल की बड़ी शानदार फील्ड है, जिसमें हर इस जगह पे ही इसका एक स्कोप है। तो इसमें आप एम्प्लॉयज़ वगैरह के रिकॉर्ड्स मैनेज करते हो, सैलरीज़ वगैरह उनकी, और जितने भी उनके डिडक्शंस होती हैं, टैक्स वगैरह जितने उन्होंने पे करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स में मैनेज होता है। तो ये सारे का सारा सिस्टम अब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस है। हॉस्पिटल्स में हम डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं ताकि हम पेशेंट्स का रिकॉर्ड रख सकें, उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देख सकें। इसके अलावा भी कुछ हैं, आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये कुछ आपको मैंने पॉइंट्स दिए हैं, आप इनमें जाके डिटेल स्टडी कर सकते हो, डिटेल से सर्च कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट अब हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब क्योंकि हम डेटाबेसेस को बड़ी एडवांस लेवल पे आजकल यूज़ कर रहे हैं, बड़ी कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाने के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं, तो डेटाबेसेस की तरफ आने से पहले जो सिस्टम हमारे लिए बड़े अच्छे ही तरीके से और बड़ा कामयाब सिस्टम जो रहा, डेट वाज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फाइल प्रोसेसिंग को यूज़ करती रही हैं और बाद में डेटाबेसेस की तरफ मूव हो गई हैं, क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसके अंदर आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल फ़ाइल बनाई जाती है हर एक चीज़ के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए एक स्टूडेंट फ़ाइल क्रिएट की गई है। इसी तरह अगर आप किसी अकेडमी या यूनिवर्सिटी का अगर आप
अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखो तो अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट फाइल बनाई गई है, उसके अंदर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट डील कर रहा है, स्टूडेंट्स की फ़ीस वगैरह के लिए ड्यूज़ वगैरह को डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ कर पढ़ लेते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फाइल सक्सेस बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, के हर एक काम के लिए या हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर मकसद के लिए एक सेपरेट फ़ाइल क्रिएट की जाती थी और उसे किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस किया जाता था। तो यहाँ पे ईच यूज़र डिफाइंस एंड इम्प्लीमेंट्स द फाइल्स नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग द एप्लीकेशन। मीन्स के हर जो भी आपने फ़ाइल बनानी है वो आपने किसी प्रोग्राम के रेलिवेंट बनानी है जो उस प्रोग्राम को सपोर्ट करती हो, या वो प्रोग्राम उस रेलिवेंट फ़ाइल को चलाने के काबिल हो। तो इस तरह से एक बड़ा ही कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर इसमें दिखाया जाता है। इसमें आपको ये सामने नज़र आ रहा है, इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंड यूज़र्स होते हैं जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करते थे। हम यहाँ पे स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम किसी हाई लेवल लैंग्वेज C++ में लिखा गया है, या किसी और लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, C लैंग्वेज में, C# में लिखा गया है, और उसके बाद फिर हम उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि नामुनासिब तरीके से उन्होंने सिस्टम को चलाया हुआ था, लेकिन उस वक़्त का शानदार सिस्टम था। इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम स्टडी करेंगे। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको समझा दी हुई है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक अलहदा से फ़ाइल मैनेज करनी थी और अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट फ़ाइल मैनेज करनी थी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आ जाता है और वो कहता है मुझे फ़लाँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो सिर्फ स्टूडेंट फ़ाइल के अंदर से स्टूडेंट का डाटा निकाल के तो उनको दे दिया जाएगा, लेकिन उसके अकाउंट्स की डिटेल के लिए आपको एक सेपरेट फ़ाइल जो है, जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट की फ़ाइल है, किसी दूसरे कंप्यूटर पे बनाई गई है, उसके ज़रिए आपको अलहदा से रिपोर्ट जनरेट करनी होगी। आपको दोनों का डाटा कंबाइंड नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट कामों के लिए, हर काम के लिए एक सेपरेट फ़ाइल ऑर्गेनाइज़ की गई है, कोई सेम फाइल के अंदर डाटा स्टोर नहीं हो रहा। तो बड़े ही मुश्किल तरीके से वो अपने काम उस वक्त चला रहे थे जी। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे देखें, अगर मैंने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है इस वाली फ़ाइल के अंदर, स्टूडेंट फ़ाइल के अंदर, और इसके साथ ही उसी स्टूडेंट की सेम इन्फॉर्मेशन मैंने अकाउंट्स में भी डाली हुई है, तो इट्स मीन्स कि एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड मल्टीपल प्लेसेस पे पड़ा हुआ है। तो इससे बहुत सारी पेचीदगियाँ और बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, जिससे हमारा आप पहला काम ये कह सकते हो कि बहुत सारा स्टोरेज हमारा यूज़ होता है, क्योंकि स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस जगह पे भी पड़ा हुआ है, स्टूडेंट फ़ाइल में पड़ा हुआ है, और अकाउंट्स की फ़ाइल में भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो इस मीन्स कि हमारा डाटा रिडंडेंट है, डुप्लीकेट डाटा है, बगैर किसी वजह के हमने मल्टीपल जगहों पे डाटा स्टोर करके रखा हुआ है। और इसी तरह इसके अलावा जो और हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट अली है जो कि पहले गुजरांवाला रहता था, और वो शिफ्ट हो गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, और अचानक से यहाँ पे उसने स्टूडेंट ने अपना एड्रेस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि स्टूडेंट्स वाले यानी कि रजिस्ट्रेशन या रिसेप्शन पे जाकर उसने अपने रिकॉर्ड को अपडेट करवा लिया। और यहाँ पे जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे गुजरांवाला के बजाय लाहौर कर दी गई है, लेकिन ये जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो फ़ाइल है वो अपडेट नहीं की गई है, और इट्स मीन्स कि यहाँ पे अभी भी वो गुजरांवाला के एड्रेस पे ही रह रहा है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का कहीं एक्सीडेंट होता है, और वो एक बड़ा अच्छा और लाइक स्टूडेंट था, और प्रिंसिपल ने सोचा कि उसको फ्लावर्स भेजे जाएं, तो उसने अकाउंट्स के अंदर से अपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की लिस्ट मंगवा लिया, उसका एड्रेस मंगवा लिया, तो वो फ्लावर्स कभी भी उस स्टूडेंट तक या फिर उसकी जो हेल्प करनी थी उन्होंने, वो कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में उसका एड्रेस गुजरांवाला का जबकि वो शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स में डाटा सेम नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, तो जहाँ पे इसके फ़ायदे थे उस ज़माने में। तो नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो यही है कि मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो चीज़ें फ़ाइल प्रोसेसिंग में अच्छे से काम नहीं थी कर रही, वो सबसे पहला जो हमारा मेजर इशू था डेट इज़ रिडंडेंसी, कि हमारा डाटा मल्टीपल फाइल्स के अंदर पड़ा हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है, और जिससे हमारा बहुत ज़्यादा स्टोरेज वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ द एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी मीन्स कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो सक्सेसफुल है तो वो हो जानी चाहिए, और अगर नहीं है
तो इट्स मीन्स कि वो फॉर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल आपको यूँ देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक अकाउंट है। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट ए से पैसे निकलवाने हैं और अकाउंट बी में पैसे शिफ्ट करने हैं। तो ये काम कितने स्टेप्स में हो रहा है? ये काम 3 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में अकाउंट ए से पैसे को निकाला जाएगा, पैसे माइनस किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से पैसे निकालने के बाद उनको अकाउंट सेकंड वाले अकाउंट में यानी कि अकाउंट बी में ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिर मैसेज दिया जाएगा कि सक्सेसफुली ट्रांसमिशन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने अकाउंट ए से पैसे माइनस कर लिए, अकाउंट ए से पैसे निकलवा लिए, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है, लेकिन जैसे ही आपने अकाउंट ए से पैसे निकलवाए आपका हार्डवेयर फेल हो गया या बिजली बंद हो गई, लाइट बंद हो गई, कुछ भी आपका इशू आ गया और ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो यहाँ पे जो मेजर इशू हमारे साथ आया है डेट इज़ कि अकाउंट ए से पैसे माइनस कर लिए गए हैं लेकिन अकाउंट बी में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। तो इट्स मीन्स यहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था जो कि एटॉमिसिटी प्रॉब्लम की शक्ल में सामने आया कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब टेक्स प्लेस होती थी और ट्रांजैक्शन होती थी एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र होता था, अगर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र नहीं था होता तो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू आता था, कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता था। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है कि आपके डेटा में जो रिडंडेंसी है उसकी वजह से आपका डेटा इनकन्सिस्टेंट हो गया है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि यहाँ से स्टूडेंट फाइल के अंदर स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट कर दिया गया लेकिन अकाउंट्स फाइल में स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट नहीं हुआ। तो दोनों ही जगहों पे हमारे एक ही एंटिटी एक ही पर्सन का रिकॉर्ड दोनों जगहों पे डिफरेंट है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे डेटा इनकन्सिस्टेंसी कि आपका एक ही सेम एंटिटी का जो डाटा है वो मल्टीपल फाइल्स के अंदर डिफरेंट है। उसके बाद जो मेन इशू हमें सामना करना पड़ा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेट इज़ प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी। अब क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि अगर मैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो हमारे पास यूज़र है और उसके बाद हमारे पास कोई फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है और उसके बाद स्टूडेंट की फ़ाइल इस सिस्टम के अंदर या उस सिस्टम के थ्रू क्रिएट की गई है। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट की फ़ाइल है और ये जो हमारे पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट फाइल को चेंज करना है, इसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, तो इट्स मीन्स कि मैंने फ़ाइल के अंदर चेंजिंग्स करनी है तो मुझे उसके लिए पूरे के पूरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। तो इट्स मीन्स कि अगर मैंने कोई 10-20 लाख का एक सॉफ्टवेयर या एक फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया था तो 80% कॉस्ट मेरी दोबारा मेंटेनेंस पे चली जाएगी, हाईली मुझे पे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंजिंग्स करवाना पड़ेगा। इसी तरह अगर फाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है या आपका जो एप्लीकेशन सिस्टम आपने चेंज करना है, का प्रोसेसिंग सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हो फाइल्स को प्रोसेस करने के लिए वो आप चेंज कर रहे हो, तो इट्स मीन आपकी फ़ाइल जो है वो फॉर्मेट चेंज होने की वजह से सपोर्ट ही नहीं करेगा सिस्टम। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें हमने प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी को देखा कि अगर फाइल का फॉर्मेट ही आप चेंज करना चाहते हो तो उसके साथ साथ आपको प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। इट्स मीन्स पूरा सिस्टम ही दोबारा डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी का इशू आ गया। उसके बाद सिक्योरिटी इशू। अब क्योंकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स इतनी हाईली सिक्योर कोई फाइल्स नहीं थी जिसमें हमारे पास अच्छा से यूज़र को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, तो क्योंकि सारे यूज़र्स को सेम एक्सेस थी, हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स का बहुत बड़ा इशू था कि हम डाटा के ऊपर जब रूल्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो यूज़र्स को एक्सेस हम नहीं दे सकते थे। जैसे अकाउंट्स का बंदा है तो अकाउंट्स के बंदा कोई भी जाके उसके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही बंदा अकाउंट्स और फीस को मैनेज कर रहा है तो वो अकाउंट्स और फीस को मैनेज कर रहा है तो इट्स मीन्स वो अकाउंट्स को भी चेंज कर सकता है, फीस को भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि सिस्टम जो एक है, एक सिस्टम के ऊपर अकाउंट्स का बंदा सारे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, उसी सिस्टम के ऊपर जो है हमारे पास एग्ज़ाम्स का बंदा सिस्टम कर रहा है। अब एग्ज़ाम्स के बंदे की ये कोई उसको नहीं अथॉरिटी के वो जाए और जाके किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर दे, ठीक है जी। तो इस तरह का काम जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आके अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को हम अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी का इशू आ गया। उसके बाद डाटा आइसोलेशन। डाटा आइसोलेशन का मतलब है कि अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फाइल्स में पड़ा हुआ है, किसी सेंट्रल लोकेशन पे तो डाटा पड़ा नहीं हुआ। तो इसका ये मेजर ड्रॉबैक है कि समटाइम्स जब हमें दोनों डिपार्टमेंट्स में या दो चीज़ों में से या दो फाइल्स में से डाटा कंबाइन करना है
तो उसके लिए बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था और एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ता, या फिर इसके लिए हमें वेट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता, रिलायबिलिटी का इशू आ रहा था यहाँ पे हमारे पास डेटा आइसोलेशन में। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो इसमें प्रॉब्लम थी, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, मींस कि हमारे पास अगर एक सिस्टम चल रहा है तो फ्यूचर में उसके साथ चेंजिंग्स आते हैं, एक सिस्टम के अंदर नई चीज़ें ऐड की जाती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म की जाती हैं। तो इट्स मींस कि जब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने उनको मेंटेन करना है, कोई नई चीज़ उसमें ऐड करनी है, तो इट्स मीन हमें पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, पूरे के पूरे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में चेंजिंग्स करना पड़ेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हम डेटाबेसेस की तरफ मूव कर गए। तो अब हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की या डेटाबेस अप्रोच की। तो जितने भी डिसएडवांटेजेस हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के पढ़े हैं, उसके साथ वही हमारे पास डेटाबेस अप्रोच में उसके एडवांटेजेस हो गए हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट था, 2 फाइल्स थी उनके अंदर डेटा सेम नहीं था, लेकिन क्योंकि डेटाबेस के अंदर डेटा सेम लोकेशन पे पड़ा होता है, एक ही जगह पे, तो जब डाटा ही एक जगह पे है, डाटा रिडंडेंट ही नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है, मल्टीपल जगहों पे डाटा नहीं है, तो इट्स मीन्स कि एक जगह से चेंजिंग्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी जगहों से चेंजिंग्स हो जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं डेटा कंसिस्टेंसी। उसके बाद हमारे पास है, अच्छा ये पॉइंट रिपीट हो गया, इसके अलावा सेकंड है हमारे पास कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। अब फाइल डेटाबेस अप्रोच के अंदर हम डेटा के ऊपर या यूज़र से जब हमने डाटा एंटर करवाना था तो हम उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते थे, क्वालिटी ओरिएंटेड डेटा नहीं ले सकते थे, रिलायबिलिटी नहीं थी हमारे अंदर जो डाटा हम यूज़र से एंटर करवाते थे। फ़र्ज़ करें कि मैंने यूज़र से उसकी एज एंटर करवाई है, तो यूज़र के एज न्यूमेरिक के बजाय उसने कोई अल्फ़ाबेट्स एंटर कर दिए हैं, तो ये हमारे पास डेटा डिफरेंट फॉर्मेट का आ गया। तो कोई फॉर्मेट रेलिवेंट, कोई इतना हाई लेवल पे कंस्ट्रेंट्स नहीं थी जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। या मैंने किसी बंदे से उसका नेम एंटर किया है और वो कोई नंबर्स एंटर करके चला जाए, मैंने उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करवाया, वो कोई और ATM कार्ड का नंबर का एंटर करके चला जाए, तो इस तरह की जो कंस्ट्रेंट्स थी ये हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन डेटाबेस अप्रोच के अंदर हमने ये सारी की सारी चीज़ें अचीव कर ली थी। इसके अलावा एटॉमिसिटी थी, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर हमने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है और एक जगह पे वो हो चुकी है और दूसरी जगह पे वो परफॉर्म नहीं हुई है, तो वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर कंसीडर की जाती थी तो क्या वो हो गई है। मींस के अगर अकाउंट ए से पैसे निकाल के अकाउंट बी में रखने हैं, अकाउंट ए से निकाल लिए, अकाउंट बी में नहीं गए हैं, कोई मसला आ गया, तो इट मीन ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग। हालांकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन पूरी नहीं थी हुई, लेकिन डेटाबेस अप्रोच के अंदर हमारे पास एटॉमिसिटी का जो मसला था वो ख़त्म हो गया। जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी ये कभी भी ना उधर से पैसे माइनस करेगा और ना उधर पैसे ऐड करेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी की फ़ीचर हमें बड़े ही अच्छे लेवल की यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई। यहाँ पे हर एक यूज़र को उसकी एक्सेस दे दी गई, हर यूज़र को अपने व्यू प्रोवाइड किया गया। मींस के डेटाबेस का जो सेंट्रल लोकेशन है वो तो सेम है, लेकिन हर बंदे को अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। अकाउंट्स के बंदे को सिर्फ अकाउंट से रेलिवेंट ऑपरेशंस नज़र आएंगे, जो डिपार्टमेंट्स एडमिशन का पर्सन उसको एडमिशन से रेलिवेंट चीज़ें नज़र आएंगी, वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका सुपरवाइज़र या आप कह सकते हो कि कोई वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का है, तो वो उसके ऊपर है कि वो सारी की चीज़ों को मैनेज कर सकता है, हर चीज़ को देख सकता है। लेकिन नीचे लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। मींस के डिपार्टमेंट्स में अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स का बंदा कभी भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स के मार्क्स एंटर नहीं कर सकता। तो इस तरह हर एक जो स्टैक होल्डर है उस सॉफ्टवेयर को जो यूज़ करने वाला है उसको उसकी लिमिट्स के अंदर रखा गया और रेलिवेंट डेटा उसको शो करवाया गया, और वो सिर्फ अपने से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही यूज़ कर सकता है, देख सकता है या एंटर कर सकता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के अंदर हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करना पड़ता था, यानी कि किसी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जो डेटाबेस अप्रोचेस में हमारा जो डेवलपमेंट का टाइम है वो बहुत कम हो गया। हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स के ज़रिए ही कमांड्स दे के तो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट चीज़ जो डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड करती है दैट इज़ कम्पैक्टनेस, कि डाटा को अच्छे तरीके से एक वेल मैनर्ड वे के अंदर डाटा को स्टोर करती है। डेटाबेस के अंदर जितना हो सके वो उतना ज़्यादा कम्पैक्ट डाटा को शॉर्ट करके स्टोर करती है। जितनी थोड़ी स्पेस डाटा को दी जा सकती है उतनी थोड़ी स्पेस में डाटा को स्टोर करती है। जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारा डाटा जो स्टोरेज है जहाँ पे हम एक्चुअली स्टोर करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती थी, क्योंकि हमारा डाटा एफिशिएंट वे में स्टोर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो डेटाबेस अप्रोचेस में आपका डाटा बिल्कुल थोड़े साइज़ के अंदर स्टोर किया जाता है। इट्स मीन्स का ज़्यादा एंटिटीज़ का रिकॉर्ड्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो। डाटा शेयरिंग है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है या एक स्कूल है, उन्होंने अपने लिए एक सिस्टम डेवलप करवाया है, डेटाबेस बनवाई है, और अगर वो नई ब्रांच खोलती हैं तो अब उनको नया कोई सिस्टम डेवलप करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वही सेम सिस्टम आप दूसरी जगह पे भी यूज़ कर सकते हो। तो आप अपना डेटाबेस शेयर की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, आपको दोबारा से नया एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इंक्रीज कंकरेंसी का मतलब है कि मल्टीपल यूज़र्स एट अ टाइम आपकी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट मल्टीपल व्यूज़ अवेलेबल होते हैं, एक वक्त में हज़ारों क्या लाखों लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो सिस्टम है वो कितना हैवी है। तो मल्टीपल व्यूज़ अवेलेबल हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अकाउंट्स के डिपार्टमेंट डेटाबेस इंटरेक्ट कर रहा है, तो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट या अकाउंट्स के बंदे को सिर्फ अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन शो करवाई गई है, इसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन वो नहीं देख सकता। इस तरह एग्ज़ाम्स के डिपार्टमेंट में सिर्फ एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। तो मल्टीपल व्यूज़ हैं, तो इससे कंकरेंसी में मल्टीपल यूज़र्स आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स में से एक फ़ीचर है। इसके अलावा आपको डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैकअप हम बोलते हैं कि हम अपने जो डेटाबेस है उसकी एक एडिशनल कॉपी प्लान बी के तौर पे, कि सम टाइम अगर हमारा सिस्टम क्रैश होता है या हार्ड डिस्क चोरी हो जाती है तो हमारे पास हमारा बैकअप मौजूद है और हम उससे दोबारा उसको रिकवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। आज के लेक्चर में हमने फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में देखा, इसके अलावा डेटाबेस के कुछ एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद कुछ डेटाबेस अप्रोच के एडवांटेजेस भी डिस्कस किए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, इंटरनेट से सर्च करके या अपनी बुक्स वगैरह के अंदर इसको आपने स्टडी कर लेना है। और इसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह हाफिज़।